नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके स्टडी चैनल एग्जाम हाउस पे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 को कहा गया है, यानी मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जा सकता है या मौलिक अधिकार को कहा जा सकता है। सबसे पहले समझेंगे ये मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, तो ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों द्वारा ठीक वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। यानी मैग्ना कार्टा का मतलब यहाँ पे विशेष तौर पे ये समझा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है यानी कि व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए ठीक है उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकार को यहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा गया है यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, पहले देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो थे 7 थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर ठीक है इसे आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब जो है वर्तमान समय में कहा जाए, वर्तमान समय में कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं क्या मौलिक अधिकार। यानी वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 नंबर में समता या समानता का अधिकार, यानी यहाँ पे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में जिक्र किया गया है समता एवं समानता के अधिकार को। ठीक है, सेकंड पे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक का जिक्र किया गया है। फिर 4th नंबर पे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद 5 नंबर पे देखेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक पढ़ने हैं हमें। फिर उसके बाद 6ठा नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 में जिक्र किया गया है। यानी हम बारी बारी से देखेंगे कि समता या समानता के अधिकार में क्या चीज का जिक्र किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या जिक्र किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या जिक्र किया गया है। इसी तरह हम पूरे जो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, ये 6 मौलिक अधिकार हमें देखने हैं। और ज्यादातर हमें क्या पढ़ने हैं, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28, यानी टोटल आर्टिकल जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र करता है, हमें ये देखने हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से देखते चलते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले हम आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा यह गया है कि भारत सरकार, संसद और राज्य की विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार और उसके जितने भी विभाग हो गए, संसद, इसमें लोकसभा भी आ जाएगा और राज्यसभा भी शामिल होंगे। ठीक है, और स्थानीय प्राधिकरण का मतलब ये हो गया कि नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायती राज व्यवस्था इत्यादि। और राज्य की विधानसभा का मतलब हो गया राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं। और अन्य प्राधिकरण का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी गठित व्यवस्था होगी, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, उनका उद्देश्य होगा कि संविधान के प्रावधानों का पालन करें। ठीक है, और पालन करते हुए ठीक जो भी नागरिक हैं जिनको मूल अधिकार दिया गया है उनकी सम्मान करें। ठीक, तो ये हमें आर्टिकल 12 समझाता है, यानी राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। फिर वहीं हम आर्टिकल 13 की बात करें तो ये मूल अधिकार के विरुद्ध विधियों के बारे में बताता है, यानी जो मूल अधिकार हैं उनके विरुद्ध कौन कौन से कानूनी विधि हैं। ठीक है, यानी कहा यह जा सकता है कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले जो भी कानून बने वो वैसे ही लागू रहेंगे, लेकिन उनका जो प्रभाव है ठीक मौलिक अधिकार पे नहीं पड़ेगा। और बाद में भी कोई ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं बशर्ते कि वह जो मौलिक अधिकार है ठीक है उसका हनन ना करे। तो आर्टिकल 12 और 13 में संक्षिप्त यही है। फिर हम आगे की अब देखते हैं। जो 6 मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ, अब हम बारी बारी से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1st नंबर में हमारा है समता एवं समानता का अधिकार,
आर्टिकल 14 से 18 में जिक्र किया गया है। तब क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो अब देखेंगे हम कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, यानी आर्टिकल जो 14 है विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक लगाता है। यानी आर्टिकल जो 15 है क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक है, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। यानी लोक नियोजन मतलब यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी जो भी रोजगार होंगे सभी को समान अवसर की बात की जा रही है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, यानी कि भेदभाव, छुआछूत इत्यादि जो पहले हुआ करते थे उस पर रोक लगाता है। यानी आर्टिकल 17 के अनुसार समाज में हम किसी भी जाति से भेदभाव या छुआछूत नहीं रख सकते, उसकी अंत की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत की बात करता है, यानी कि जो भी जैसे कि कोई पदवी हो गई, ठीक है, उस पदवी पर रोक लगाता है, यानी उसका अंत की बात करता है कौन, आर्टिकल 18, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें हमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक लिखनी है। तो 19 से 22 में आप देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 19 में जिक्र किया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी क्या क्या स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में बात की गई है। और आर्टिकल 19 को सब क्लोज में बांटा गया है। अब ये देखते हैं कितने क्लोज में बांटा गया है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी आर्टिकल 19 को 6 क्लोज में बांटा गया है। अभी 6 क्लोज में देखेंगे किसका किसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और आर्टिकल 19 अब क्लोज 1 क्या कह रहा है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी जो व्यक्ति है उसको बोलने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 19(1), ठीक है। फिर उसके बाद 2 में देखेंगे शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं शांतिपूर्ण से एकत्रित हो सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 में देखेंगे सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी जो व्यक्ति हैं वो सभा समूह बना सकते हैं, ठीक है, तो उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। फिर आप देखेंगे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति आप हो सकते हैं, मैं हो सकता, कोई भी हो सकता है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 में देख रहे होंगे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, जैसे अभी आप किसी न किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे होंगे, या किसी न किसी शहर या गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपने गांव समाज को छोड़कर किसी आप दूसरी समाज या शहर में जा सकते हैं, गांव या शहर में जा सकते हैं, बस वो अपने भारत का क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात निवास करने की बात हो रही है। फिर उसके बाद भारत में आजीविका या रोजगार की बात हो रही है, ठीक है, यानी लोग आजीविका या रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपना शहर छोड़ दूसरे शहर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आजीविका रोजगार के लिए भी जाया जा सकता है। अगर सिंपल भाषा में इसे समझें तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, सबसे पहले मान लो उसे अधिकार नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, उससे कुछ तकलीफ है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो अभी आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी 70 का एग्जाम हुआ प्री का, ठीक है, तो इसमें कुछ धांधली का आरोप लग रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, ठीक है, पटना में क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्हें बोलने की आज़ादी दी गई, यानी वो सबसे पहले अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो क्या कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना स्टार्ट किए, यानी अपने बात को सबसे पहले वो गवर्नमेंट के समक्ष पहुंचाने की कोशिश की, ठीक। जब गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी तो उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्वक वो एकत्रित होने लगे एक जगह पे, कहाँ पे, गर्दनी बाग में। तो सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने लगे। फिर तीसरा, अब क्या हुआ, एकत्रित होने के बाद, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब हो गया शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने का मतलब ये हो गया कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, अहिंसा के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई हिंसा ना किया जाए, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा में देख रहे होंगे सभा समूह बनाने लगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि छोटे छोटे समूह और सभा बनाने लगे ताकि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाए। फिर आप देख पा रहे होंगे भारत में आवागमन,
यानी जब सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तो आप देख रहे होंगे वो जो उनकी वाड़ी थी, ठीक है, वो बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंची, ठीक। तो यानी कहने का मतलब होगा आवागमन होने लगा, ठीक। फिर उसके बाद आप देखें भारत में निवास, यदि वो आवागमन करेंगे, अगर मान लीजिए कोई बात पहुंचाने के लिए वो दिल्ली आए, मुंबई गए, ठीक है, अदर राज्य में गए, तो वहाँ निवास तो करेंगे, तो उसकी निवास की बात की गई है, ठीक है। और मान लो जहाँ भी रहेंगे, निवास करेंगे, और वहाँ पे वो जो भोजन की आवश्यकता होगी, भोजन फिर कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहाँ रोजगार या आजीविका करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति यानी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ता है, ठीक है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाती है, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, फिर भारत में आवागमन की स्वतंत्रता दे दी जाती है, फिर भारत में निवास करने का, कहीं भी निवास कर सकते हैं भारत में, जैसे मैंने बताया, ठीक। फिर भारत में आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। हमने अभी आर्टिकल क्या देखा, 14, 15, 16, 17, 18। फिर आप देख पा रहे होंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 22 में जिक्र किया गया है, 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22 ये देखने होंगे हमें। और हमने अभी आर्टिकल सिर्फ 19 पढ़ा है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, इसमें सब क्लोज 6 तक दिया गया है। अब आगे का हम देखते हैं, ठीक है। अब हम अनुच्छेद 20 देखेंगे, यानी अनुच्छेद 20 में देख रहे होंगे अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण की बात हो रहा है। यानी जब किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा दिया जाता है, अपराधी किस बेस पे ठहराया जाएगा, जब वो कोई अपराध करेगा, ठीक है, जब वो कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी ठहरा दिया जाता है, तो उन्हें 3 तरह के संरक्षण दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला में उसे उसी कानून, यानी कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने 2015 में, ठीक है, 2015 में कोई अपराध किया, ठीक। तो मान लीजिए 2015 में अपराध करता है, उस समय उसकी सजा 6 मंथ की है, मान लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए 2017 में वो सजा क्या होती है, बढ़कर 5 वर्ष की हो जाती है। तो ये मान लीजिए 2015 में अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है और उसकी अपराधी सिद्ध होता है 2017 में, ठीक है, तो जो उसकी सजा दी जाएगी वो 2015 के बेस पे दी जाएगी। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं कोई अपराध 2015 में कर दिया हूं, ठीक है, तो 2015 में मान लीजिए 6 मंथ की सजा थी उस अपराध के लिए जो मैंने अपराध किया। अगर मान लीजिए ये सजा 2025 चल रही है, 2025 में मान लीजिए ये सजा हो जा रही है, ठीक है, बढ़कर 5 साल की। अगर मान लीजिए 2015 में मैं 2025 में मैं अपराधी सिद्ध होता हूं, तो मुझे 5 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी, 2015 के बेस पे दी जाएगी 6 मंथ, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया, जब किसी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध किया जाता है, ठीक है, यदि उसने 2015 में अपराध किया है, उस समय उस अपराध की सजा 6 मंथ थी, अगर वे 2025 में, ठीक है, 5 वर्ष की सजा हो गई है उस अपराध के लिए, और ये 2025 में अपराधी सिद्ध होता है, तो 5 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी, उसे 6 मंथ की सजा दी जाएगी 2015 के बेस पे, क्योंकि उसने अपराध किया था 2015 में, और उस समय जो कानून बना था, ठीक है, 6 मंथ की सजा थी, इसीलिए 6 मंथ दी जाएगी। पहला समझ में आया। अब दूसरा देखेंगे, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अगर उसे एक बार सजा हो चुकी है, तो दोबारा उसे सजा नहीं होगी उसी अपराध के लिए। अगर दूसरा कृत्य करता है, दूसरा अपराध करता है, तो फिर उसकी सजा दूसरा बार हो सकता है, लेकिन एक ही कृत्य के लिए बार बार सजा नहीं होगी, यहाँ पे जिक्र किया गया है। फिर थर्ड में कहा जा रहा है गवाही, उसे अपने ही विरुद्ध बार बार गवाही देने के लिए, ठीक है, नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात हो रहा है, जीवन का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 को आप जीवन के अधिकार के तौर पे ले सकते हैं। अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 21 क्लोज 1 के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है। यानी एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें, ठीक है। सन कौन था, 2002। और किसके अंतर्गत कहा गया है, तो आर्टिकल 21 क्लोज 1 अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। फिर अब देखिए अनुच्छेद 22, यहाँ पे गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया,
अपराध करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो उसे क्या क्या संरक्षण दिए जा सकते हैं। सबसे पहले कारण पूछने की, अगर मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले आप कारण पूछ सकते हैं कि आपको किस बेस पे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के अंतर्गत उपस्थित करने का, यानी कि अगर वो आपको पकड़ती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, आपको मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करेगी, और इसमें आवागमन आने जाने के जो समय होगा वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, मनपसंद कानूनी सलाह, यानी आप अपने मनपसंद, यानी जो गिरफ्तार किए गए हैं, मान लीजिए आप हो या मैं हूं, कोई भी गिरफ्तार किया गया है तो उसे अपने वकील, मनपसंद वकील भी चुनने का अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट आगे का देखते हैं। तो हम अब देखेंगे, हमने देखा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार मैंने बताया था वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। तो अभी हम तीसरा नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो हम देखने जा रहे हैं। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी इसमें आर्टिकल 23 और 24 में जिक्र किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी यहाँ पे हम समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार, बलाश्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक की बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मानव व्यापार, ठीक है, बलाश्रम मतलब क्या हो सकता है, इच्छा ना होने पर भी कार्य कराना, ठीक है। यहाँ पे बंधुआ मजदूरी, यानी बिना बेगार का मजदूरी कराना, ठीक है। इन सब पे क्या है, ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत कहा गया और इन सब पे रोक की बात की जा रही है, ठीक। फिर अब आप देखें अनुच्छेद 24, तो इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खान या खतरनाक जगहों पर क्या है, काम करने से रोकना। यानी आर्टिकल 14 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी खतरनाक कारखाना, खान में काम नहीं करेंगे। इन सब पे रोक लगाता है कौन, आर्टिकल 24, ठीक है। तो फिलहाल हम जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, 7 तो थे, एक हटा दिया गया, 6 बचे हुए हैं, और इस 6 में हमने एक एक करके 3 तक पढ़े, ठीक है। और बाकी के जो 3 बच रहे हैं, यानी हमने देखा आर्टिकल 24 तक, और बाकी के जो बचे हुए हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू के साथ देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, ठीक, ताकि वो भी इसी बहाने पढ़ पाए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।